रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन। ये है इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, नहीं तो हों। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज इट्स मंडे, अनदर ब्रांड न्यू वीक एंड अ ब्रांड न्यू डे। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन पॉजिटिवली स्टार्ट हुआ। इट्स 27 जून 2022 और वीकेंड चूंकि गुजरा और वीकेंड के ऊपर हमने देखा कि बहुत सारे लोग, जैसा कि हम हमेशा हर वीक के आगाज में बात करते हैं कि वीकेंड के ऊपर भी बहुत लोग बिजी रहते हैं, लेकिन आज मंडे के हवाले से जो हमें सबसे बड़ा या सबसे मेन सरप्राइज हमें मिला, कम से कम मुझे मिला, वो शदीद हब्स की सूरत में मिला। और जो पिछले में काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि लाहौर में वो जो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है वो नहीं है, तो इट स्टार्टेड। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त करंट लेवल क्या चल रहा है, लेकिन कैसे पता चला? जब मैं गाड़ी से निकली तो मैंने ऐनक पहनी थी और मेरी ऐनक का शीशा ब्लर हो गया। वाह, क्या बात उससे है। मुझे रियलाइज हुआ कि आज टेस्ट कर लिया आपने। हाँ, देखिए मैं डिटेलिंग आप मेरी चेक करें कि मेरी ह्यूमिडिटी से ग्लासेस पे तो फॉग आ गई। तो अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब ये भी है कि आप आई थिंक 2 से 3 मिनट अगर आप बाहर चल रहे हैं तो उसमें आप मुकम्मल तौर पर पसीने में शराबूर हो रहे हैं। मैंने तो ये एनालिसिस किया, तो इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है इसमें। आप ये बात में नहीं, क्योंकि इसमें फिर आपका हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, बहुत सारे लोग डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। बाहर कहीं अगर जा रहे हैं पानी साथ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और कोशिश करें कि अगर धूप में आपका काम नहीं है तो फिर ना जाएं, ये भी बहुत बेहतर है। नहीं, वैसे तो मोस्टली बेचारे लोग अब काम करने निकलते हैं घरों से, धूप में तो जाना पड़ता है। एज इमरान सेड कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अल्लाह करे कि ये हब्स वाली गर्मी ज़्यादा दिन ना रहे। बड़ी मुश्किल से नॉर्मल होते हैं हम लोग, बारिश के बाद मौसम बेहतर होता है और फिर इस तरह की गर्मी शुरू हो गई है। लेकिन स्टिल जी उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। बहुत सारे लोगों ने वीकेंड पे एंजॉय किया होगा, मुझ समेत मैंने तो किया, लेकिन मंडे इज वेरी लो। कोशिश करेंगे। और सिंध के अंदर इंतखाबात हुए और पीपल्स पार्टी एक बार फिर लीड करती नजर आई हमें ऑल द वे। इस पे भी हमने बात करनी है। वी हैव अ लॉट टू शेयर सिंस दिस इज द फर्स्ट शो। सफर शर्त भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आगाज कर लेते हैं हेडलाइंस। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। सिंध बल्दियाती इंतखाबात, MQM पाकिस्तान और PTI का इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालिबा। मुत्तहिदा रहनुमा वसीम अख्तर ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए पीपल्स पार्टी को हंगामों में मुलव्वस करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफिक है। अपनी मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमन अमान के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, जदीद आरामदेह एयर कंडीशन बसेस आज से सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार। इफ्तिताह के मौके पर पहली बस मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएगी। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब नागा पर्वत पर। और दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टीम का रावलपिंडी में तरबियती कैंप। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस 6 जुलाई को टीम कोलंबो रवाना होगी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। सबसे पहले सिंध इंतखाबात की ही बात करेंगे, जिसमें सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास डिवीज़न, जिनके 14 अजला में पोलिंग हुई कल। इसमें जैकबाबाद, कंबर शेदात कोट, शिकारपुर, लाड़काना, कश्मोर, कंदकोट, घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, नौशहरा फ़िरोज़ और शहीद बेनज़ीराबाद का हमने जिक्र किया। सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, थर पारकर, ये वाले अजला शामिल हैं। इनमें 5331 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवार सामने आए, जिनमें 940 नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले से ही मिला मुकाबला कामयाब हो गए थे। पोलिंग के दौरान जो मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन हैं, इस पर सियासी जमातों के दरमियान तसादुम भी नजर आया, आपस में लोग गुत्थम गुत्था नजर आए। इसके सबब कई लोग जख्मी हुए। कई वार्ड्स में हंगामा आराई रिपोर्ट हुई है, जिसमें वोटिंग का अमल रोका गया। मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर धांधली हुई, हंगामा आराई, पोलिंग बूथ गायब करने और पोलिंग अमले को हब्से भेजा में रखने की इतलात भी मौसूल हुई और कई पोलिंग स्टेशन पर कारकुनों का पारा बहुत हाई दिखाई दिया। दूसरी जानिब हम अगर टंडू आदम की बात करें तो टंडू आदम के अंदर तसादुम में एक उम्मीदवार का भाई जाँ बहक हुआ, जबकि सखर में जागीरानी जो बरादरी है, जाखरानी जो बरादरी है, इसमें एक शख्स की हलाकत की इत्तला है। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ये भी कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में तीर मुकम्मल तौर पर चल गया है। पीपल्स पार्टी 2189 सीट्स के साथ सबसे आगे है। JUI 96 और GDA के हाथ इस वक्त 43 सीटें आई हैं। PTI सिर्फ 13 और नून लीग सिर्फ 3 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी और कुछ सीटें आज़ाद उम्मीदवार
उम्मीदवारों ने भी जीते। बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए, जबकि बल्दियाती इंतखाबात पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने नवाबशाह और मीरपुर में जो बल्दियाती इलेक्शन है मुलतवी करने का मुतालबा किया और कहा कि धांधली का बाजार गर्म है, कहीं इंतखाबी निशान गलत है और कहीं उम्मीदवार का नाम हम नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने उंगलियां उठाई और फौरी इंतखाबात रोक कर तहफ्फुज़ात भी उन्होंने कहा कि दूर किए जाएं। उनके हवाले से मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। डाकू इंदरुन सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में। डाकू आके इंतजामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं। बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है, लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? क्या मिसाल कायम कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में क्या मैसेज दे रहे हैं? दूसरी जानिब PTI के रहनुमा अली जैदी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि माफिया की ज़ेरे निगरानी जो इंतखाबात के नताइज को कौन मानेगा, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को कलअदम करार दिया जाए। मजीद क्या कहा आपको सुनाते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स को वोट पड़े थे वहाँ बैलेट पेपर चोरी हुई है, फायरिंग हुई। अगर ये इलेक्शन है तो फिर जंग क्या है मुझे नहीं पता। इस तबाही में ये इलेक्शन हुआ है। मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ। ये एक जगह से सबूत आ गया है और जगह से भी आ जाएगा। UC2 का फॉर्म 8 है। इमाम अली साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बैट के ऊपर उन्होंने फॉर्म 8 में, ये मैं आपको दे दूंगा, बल्ले का सिंबल उनको अलॉट हुआ है। वो टिकट जमा कराया उन्होंने, इमाम अली साहब ने। बैलेट पेपर के ऊपर उनका नाम के आगे उन्होंने वो पानी हैंड पंप लगा दिया। ये इलेक्शन सिंबल चेंज कर दिया है, यानी कि इनको इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया है। और भी कई जगहों पे ये हुआ कि हमारे कैंडिडेट से जिन्होंने तहरीक इंसाफ का जमा कराया फॉर्म और टिकट जमा कराया, उनके आपने बैलेट के ऊपर से नाम ही चेंज कर दिए। जी, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद तबानी जो कि ब्यूरो चीफ सखर हैं, इस्माइल होंगे हमारे साथ जो कि नुमाइंदा नवाबशाह है। सबसे पहले शहजाद की जानिब रुख करते हैं। शहजाद तबानी साहब बहुत शुक्रिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो आने का सिलसिला तो जारी है और हमने अभी खुद भी देखा कि कल 2 अफराद जो है वो जहाँ बहक भी हो। ओवरऑल सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी इंतखाबात के हवाले से, जहाँ MQM पाकिस्तान और PTI भी इस हवाले से तनकीद कर रही है। ओवरऑल क्या सिचुएशन है नताइज के हवाले से, उम्मीदवारों के हवाले से? बहुत शुक्रिया अरमला और इमरान आप दोनों का। इलेक्शन की बात करें तो बल्दियाती इलेक्शन का जो मार्का था पहले स्टेज के अंदर वो तकरीबन पीपल्स पार्टी के नाम रहा है। वाज़ेह अक्सरियत से पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, कहीं क्लीन स्वीप, कहीं भारी अक्सरियत और कहीं पर बिला मुकाबला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तनकीद वजह है, जाहिर बात है, जो हारता है वो तनकीद करता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से पीपल्स पार्टी जीती है शायद ही माजी में जीती हो, क्योंकि क्लीन स्वीप बहुत जगहों से, ऐसी जगहों से किया है जहां से उम्मीद नहीं थी। कल के दिन की शुरुआत जो है छुट्टी होने की वजह से नाश्ते से शुरू हुई थी, जो तसादुम में तब्दील हो गई और उसके बाद शाम को जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे थे तो उसके बाद रात गए देर तक जो है पीपल्स पार्टी की जश्न ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी ही जीती है। तो कुछ तसादुम भी हुए हैं, कहीं लड़ाई भी हुई है, कहीं झगड़ा भी हुआ है, कहीं अफसोसनाक वाकयात भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी कोताही जो है वो इलेक्शन कमीशन की है, जिसने ये दावा किया था कि ये इलेक्शन तो क्या, इससे अगला फेज 2 के इलेक्शन के लिए भी हम तैयार हैं। वो दावा क्या धरा का धरा रह गया। खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे मर्द अमला तैनात था, मुतल्लिका सामान टाइम पर नहीं पहुंचा, लोड शेडिंग की शिकायत थी, वोटर सारा दिन परेशान रहे हैं। सुबह में 3 घंटे सिर्फ पोलिंग हुई है और उसके बाद शाम में सिर्फ 2 घंटे पोलिंग हो सकी है। दिन दोपहर के अंदर लड़ाई झगड़े की वजह से पोलिंग का अमल रुका रहा, जिस वजह से टर्नआउट इंतहाई कम रहा। लेकिन उसके बावजूद जो है अब तक के जो नताइज हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो 90% सीटों के ऊपर कामयाब हो चुकी है और जश्न मनाया जा रहा है। आज भी जो है वो जश्न मनाया जाएगा। कल उम्मीदवार जो है वो वोटर्स की मिन्नत समाजत करते हुए हमने देखे और प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा था। अच्छा। इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी कामयाब रही है, लेकिन जो इंतजाम थे वो इंतजाम जो है वो ठीक तरीके के नहीं थे, जिस वजह से महाजाराई और दिन में तसादुम के वाकयात होते रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ इस्माइल भी हैं तो उनसे जरा बात कर लेते हैं। इस्माइल, नवाब शाह की सूरत हाल की, वैसे तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है और हमें इतलात यही पड़ी है कि यहाँ भी जो सबकत है वो पीपल्स पार्टी की है। यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ किस हद तक हुई और MQM बड़ी नाला नजर आई नवाब शाह को लेकर, क्या इतलात हैं?
इस्माइल आवाज आ रही है? नवाब शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ साबित हुआ है। माजी में शदीद मुकाबले होते रहे मगर इस बार पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। जिले की 59 यूनियन काउंसिलों में से 50 काउंसिलर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए, जबकि एक नशिस्त सिंध यूनाइटेड पार्टी ने हासिल की और 2 पे अभी तक उनके नतायज नहीं आ सके। जबकि नवाबशाह सिटी का मैं आपको बताऊं कि नवाबशाह सिटी की नवाबशाह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 टाउन है, एचएम ख्वाजा टाउन और ओल्ड नवाबशाह टाउन। दोनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 यूनियन कमेटियों के इंतखाबात जीते, कौंसल कामयाब हुए हैं। जबकि एमक्यूएम के हारने की बड़ी वजह यह थी कि एमक्यूएम लंदन की जानिब से बायकाट का ऐलान किया गया था, जो कि मौसर साबित हुआ। और जो एमक्यूएम के गढ़ तस्वर किए जाते हैं, मनोआबाद, गरीबाबाद, इसरपुरा, मरियम रोड, इन इलाकों में जो टर्न आउट था इंतहाई कम रहा। वहाँ पोलिंग स्टेशन बिल्कुल वीरान रही और जबकि शदीद गर्मी भी थी, हब्स भी था और पोलिंग स्टेशनों पे इंतजामात ना काफी थे। पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं था, पंखों का इंतजाम नहीं था। रहिएगा, हमारे साथ शहजाद भी मौजूद हैं। शहजाद साहब, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि कल हमने जिस तरह से इंतखाबात की सूरत हाल देखी, आपने कहा कि पीपल्स माजी में इस तरह से कामयाबी हासिल नहीं हुई, उन जगहों पे क्लीन स्वीप किया जहां पर इस तरह से उम्मीद भी नहीं थी। दूसरी जानिब अगर हम ओवरऑल सिंध की सियासत की बात करें, अब चूंकि ये बल्दियाती इंतखाबात थे, ओवरऑल सिंध के अंदर ये जो पीपल्स पार्टी की जो हम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से ही बात कर रहे हैं, आपने कहा 90% इसमें से पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है तमाम तर सिचुएशन, तो आपको क्या लगता है सिंध की सियासत पे किस तरह का इम्पैक्ट आएगा? देखें, बिल्कुल ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है अरमला। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। बल्दियाती इलेक्शन आम इलेक्शन के हिसाब से बिल्कुल छोटा होता है, बरादरी टाइप का ये इलेक्शन है। तो पीपल्स पार्टी ने एक असेंबली जोड़ी थी और उनके काफी सारे उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला कामयाब हो गए थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन ही नहीं हुआ और वो वैसे ही सिलेक्ट हो गए, तो ये एक बड़ी बात है। अब सिंध की सियासत के अंदर ये है कि कोई अल्टरनेट नहीं है, वोटर जो है उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। इस वजह से वो पीपल्स पार्टी को ही वोट देता है, कहीं और वो जा नहीं पाता। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती आई है और बल्दियाती इलेक्शन में उसका रिजल्ट ये आया है कि क्योंकि कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे महंगाई के खिलाफ और दूसरी चीजों के खिलाफ, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो पीपल्स पार्टी के फेवर में ही आता है। जिस तरीके से कल का रिजल्ट है हमने देखा है, वोट पीपल्स पार्टी की होता है। अच्छा, जीडीए की परफॉर्मेंस क्यों इतनी बुरी रही है? जीडीए एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसे रिजल्ट जो कि आए हैं। क्या इसकी वजह पीपल्स पार्टी की अच्छी इलेक्शन मैनेजमेंट थी? मैं मैनेजमेंट नेगेटिव अंदाज में नहीं कह रहा, इलेक्शन मैनेजमेंट ये भी है कि आप वोटर को कैसे पोलिंग बूथ तक लेके आते हैं, अपनी कैंपेन्स कैसे चलाते हैं। दो कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मैनेजमेंट को नेगेटिव अंदाज में भी लेती हैं। एक तो ये कि क्या पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट है ना पॉजिटिव सेंस अच्छी थी इसलिए ये हुआ, और दूसरी जानिब आपने कहा टर्नआउट कम था, वजह सिर्फ सिंध की शदीद गर्मी थी, जो कि इटसेल्फ एक सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठाती है कि इतने गर्म इलाकों में जून के मौसम में इलेक्शन करवाने का क्या मकसद है? या तो पहले करवा लिए जाए या बाद में करवाए जाएं, तो वोटर टर्नआउट का कम होना बनता है। इस हवाले से भी शहजाद हमें आगाह कीजिए। जी बिल्कुल इमरान, असल में जो पीपल्स पार्टी के इलाके हैं सखर और लाड़काना में, एक तो ये पीपल्स पार्टी के मजबूत किले तस्वर किए जाते हैं। आम इलेक्शन इसके अंदर भी पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सर से यहाँ कामयाब हुई है और यहाँ पर खास तौर पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जिस तरीके से सैयद खुर्शीद अहमद शाह हैं, इस्लामुद्दीन शेख हैं, नासिर शाह हैं और दूसरे रहनुमा हैं, वो तमाम के तमाम कल मौजूद थे और अपनी खुद जो है मॉनिटर सारी चीजों को कर रहे थे। वोटर किस तरीके से ले जाना है ये उन लोगों ने पहले सारा सिस्टम एक मैकेनिज्म इसका बनाया हुआ था। साबिक मेयर हैं अरसलान शेख, वो काफी एक्टिव थे इसके अंदर, अपने कारकुनों के लिए वो काफी मुतहरिक नजर आया हमें। इस वजह से पीपल्स पार्टी को ज्यादा कामयाबी मिली है। जीडीए जो है वो साले सक्कर की एक तहसील है सालेपट, उसके अंदर उन्होंने काफी सारी सीटें वहां पर ली हैं, लेकिन शहरी इलाकों के अंदर पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ही क्लीन स्वीप किया है, मैदान मारा है। एमक्यूएम जो है वो शायद थोड़ी देर से जागी है, इस वजह से उनका जो है वो रिजल्ट नहीं आया। ये जो शहजाद रिसोर्सेज का इस्तेमाल है, इसमें क्या सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं? चूंकि सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी है, सरकारी वसाइल तो इस्तेमाल नहीं हुए। सरकारी इस्तेमाल भी कहीं हमने काफी जगहों पर देखेंगे वहाँ इस्तेमाल किए गए, लेकिन कल सुबह जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जिस तरीके का हमारा प्रोग्राम है ये सवेरे का, तो कल सवेरे जब हमने देखा तो काफी सारे होटल्स के ऊपर बड़ी तादाद में लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो वोट देने के लिए आए और जिन जिन इलाकों में पोलिंग स्टेशन हैं उनके उम्मीदवार कल बड़ी आओ भगत में थे, बिल भी वो अदा कर रहे थे और काफी मिन्नत कर रहे थे। चले शहजाद, किसी बहाने तो आवाम की आओ भगत करते हैं, वरना इलेक्शन के बाद तो कोई शायद इनको पूछता भी नहीं है। तो लोकल नाश्ता करने हम भी ट्राई करने सिंध आ जाते, कल फ्री मिल रहा था इलेक्शन के चक्कर में।
जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी और इस्माइल का भी, दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने हमें आगाह किया, हमारी टीम मुसलसल आपको कल से आगाह करती रही है जी, फील्ड से हमारी पूरी रिपोर्टिंग टीम आपको आगाह करती रही है कि किस तरीके से ये इलेक्शंस जो हैं ये करवाए गए हैं। और टर्न आउट के हवाले से ये कहना था कि गर्मी एक रीजन थी, उसकी वजह से भी कम रहा और ओवरऑल भी उतना इंप्रेसिव नहीं रहा जितना होना चाहिए। ठीक हो गया जी, अच्छे चले, ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले हम सिंध के इलेक्शन के बाद कुछ अच्छी खबर आपको बताते हैं कि काजाख्स्तान के शहर अलमाती में बुलंद करते रहिए। इस मौके पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत कुछ आपके लिए। बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं मुल्क की माशी सूरत हाल की, जिसमें एक दिन खुशखबरी आती है कि IMF के साथ मुआहदा तय पा गया है तो स्टॉक मार्केट में बेहतरी नजर आती है और डॉलर की कीमत कम हो जाती है। गुज़िश्ता जुम्मे को वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया और हुकूमत ने 13 बड़ी सनतें जिनमें सीमेंट, आयरन एंड स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, फर्टिलाइजर्स, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, मशरूबात, एयरलाइंस और सिगरेट वगैरह शामिल है, इस पर 10% सुपर टैक्स लगाया। सुपर टैक्स लगाने के दो मकासद बताए जा रहे हैं, पहला मईशत को दिवालिया होने से बचाना और दूसरा आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर गुर्बत में कमी लाना। बिल्कुल सही सुना है आपने, मैंने रिपीट इसलिए किया। जबकि अगले ही रोज़ जब हफ्ता हुआ तो हफ्ते को बजट में जो तनख्वाहदार तबका था उसे जो रिलीफ दिया गया था उस पर ऐसा यूटर्न लिया गया कि हम तो इमरान खान साहब को भूल गए। टैक्स छूट 12 लाख से 6 लाख रुपए कर दी गई। नए स्लैब्स के मुताबिक 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले 2.5% टैक्स अदा करेंगे। 12 से 24 लाख रुपए आमदन वाले 7.5% के बजाय 12.5% टैक्स अदा करेंगे। 24 से 36 लाख रुपए आमदन पर 1,65,000 रुपए का टैक्स लगेगा और 24 लाख रुपए से ज्यादा आमदन पर रकम का 20% टैक्स की मद में अदा होगा और 36 लाख से ज्यादा आमदन पर आमदन का 25% इनकम टैक्स की मद में देना होगा। जबकि 36 से 60 लाख आमदन पर 4,05,000, 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख पर 10,05,000 फिक्स टैक्स और 1 करोड़ 20 लाख की आमदन पर 29,55,000 फिक्स टैक्स की तजवीज। मैं तो घूम के रह गई हूँ इन टैक्सेस और इन इनकम्स में। पाकिस्तान सैलरी आएगी तो आप और घूमेंगे। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुपर टैक्स और इनकम टैक्स की शदीद मुखालफत करी और ये खदशा जाहिर करी है कि सनतकार टैक्सों का बोझ आम आदमी पर जो पास ऑन करेगी और इससे महंगाई और बेरोजगारी जो है वो बढ़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि हुकूमत के मुश्किल फैसले जो हैं जो जारी हैं आसानियाँ कब आएंगी और ये क्या सब करने के बाद भी IMF डील होना भी बाकी है या सरकार को मजीद सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक मुशीर वज़ारत डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब दो कि आप हमेशा बड़ी पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं और कुछ हौसला देते हैं आवाम को, लेकिन आज तो हमारे हौसले भी तनख्वाहदार तबकों की जो और जो नई खबरें आती है ना, मैं डॉक्टर साहब की बचत वाली बात याद आती है। टैक्सेस के मामले में हम भी थोड़े परेशान हुए हैं। जरा पहले तो ये जो 13 बड़ी सनतों पर 10% टैक्स लगाया गया हुकूमत की जानिब से, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या इसका असर आम आदमी पर होगा या ओवरऑल जो हमारी मईशत है उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन एक्सप्रेसो, स्पेशली जब आप लोगों की लाइवली वॉइसेस सुनता हूं तो मुझे भी जो दिन है वो लगता है कि अच्छा ही गुजरेगा। That's so kind of you, sir. देखिए हुआ ये है कि IMF जो है ना वो ये कहता है कि मुझे गारंटीड टैक्स जहां से आ रहा है ना वो बताएं। अगर हम उनको ये बताते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं, ये हो सकता है, इसको टैक्स नेट में ला सकते हैं, तजवीज़ वो ठीक भी हो सकती हैं, बट IMF इज लुकिंग फॉर गारंटीड रिटर्न्स। जिस तरह आप सोचते हैं कि एक इन्वेस्टर होता है ना, वो कहता है नहीं मैं तो नेशनल सेविंग्स में ही पैसे रखूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो हाईली डॉक्यूमेंटेड है और इसके जो रिटर्न्स हैं वो हाईली श्योर हैं बिकॉज प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। और अब जो किया गया है उनमें से तो कई सनतें जो हैं वो जनवरी से अपने प्रॉफिट्स जो हैं उन पे भी टैक्स देंगी, थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिवली, बिकॉज उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर है। मेरा और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जून टू जून है। सो एक ये भी फर्क है। सो मनी वॉज गारंटीड हियर। हमें तकरीबन मेरे ख्याल में 130 अरब रुपए की शॉर्टफॉल थी जो हमें पूरी करनी थी, उसमें से 80 अरब यहाँ से आ गया। हो सकता है 130 और 170 की बल्कि शॉर्टफॉल हो। वो एक GIDC लगाया था वो हमें वापस लेना पड़ा बिकॉज ऑफ सम सुप्रीम कोर्ट इश्यूज, तो ये लग गया। अब इसमें यू सी आई थिंक इस पे बहुत ही केयरफुल ओपिनियन देना जरूरी है। वो ये है कि एक तरफ तो ये हर्ट करता है मुल्क को। अब आप
कहें कि किस तरह, क्योंकि एक इन्वेस्टर है जो कि फॉरेन है इसमें, और वो ये नहीं देखता कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। वो तो आता है कि भाई मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया हूं, मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मेरा काम मैक्सिमाइज करना है अपने शेयर होल्डर का रिटर्न। तो यहाँ पे तो आई एम अनकंफर्टेबल कि मैं ये टैक्स 10% पाकिस्तान पे लगाऊं। बट दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं तो ये भी मैं देखता हूं कि जो प्रॉफिट्स हैं कॉर्पोरेट्स के, जो बड़ी कंपनीज हैं, राइट, जिन 13 सेक्टर्स पे, ये सारे 13 जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, ये सब बड़े सेक्टर्स हैं जिनको हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये 600 अरब के करीब थे, जो टॉप लिस्टेड कंपनीज थी, वो कहीं बढ़ के 900 अरब पे चले गए हैं एक साल में। तो पिछली हुकूमत ने भी, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने ये कहा था स्पेसिफिकली कि वी आर प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि ये इतने प्रॉफिट जो है वो बढ़े हैं, ये निशानी है इस चीज की कि द इकोनॉमी इज डूइंग वेल। सो दूसरी तरफ ये है, तो इसलिए इन्होंने कहा उनसे कि यार प्लीज कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट ऑफ योर मनीज, जो आपने ऑलरेडी कमा भी ली हैं और जो कमाने की उम्मीद रखते हैं। बट इन अ सेंस ये बड़ा ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। इट हर्ट्स इन्वेस्टमेंट बिकॉज लोगों ने अपने डिसीजंस किए होते हैं। हम एफडीआई बहुत वीक है पाकिस्तान में, ये भी एक हम लोगों के सामने चीज रखते हैं। पाकिस्तान में एफडीआई आती है $1.5 से $2 बिलियन। हमारी जो हमारे तरह के ममालिक हैं उनको कम से कम $10 से $15 अरब आनी चाहिए एफडीआई। क्यों? अगर ये आएगी तो ये आपकी रेमिटेंस की तरह है। आप इसको ये सोचें, हमारी 30 से 31 अरब तो हमारे भाई बहन भेज देते हैं बाहर के ममालिक से, और जो पूरी दुनिया के ममालिक हैं वो पाकिस्तान में अगर $2 अरब इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल से कि डॉक्टर साहब ये तो फिर पीनट्स है बिल्कुल। उसको सेफगार्ड, उसको मेरा सॉरी टू कट यू, मेरा सवाल ही ये था, आप इस तरफ शायद आ भी रहे हैं, लेकिन सवाल भी मेरा यही था कि इस बजट में हमें IMF को राजी करने के इक़दाम पूरे के पूरे नजर आते हैं, अपनी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को बेहतर दिखाने के इक़दाम नजर आते हैं। अगर हमें नहीं नजर आता कोई, या मुझे कम से कम बीइंग एन इकोनॉमी स्टूडेंट नजर नहीं आता, तो उस इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए कोई इक़दाम नजर नहीं आते जो कि हमसे नाराज है, नाला है, या फिर कॉन्शियस है या कंसर्न्ड है कि मेरा क्या बनेगा, उसके लिए मुझे नहीं नजर आता। आपको बीइंग एन एक्सपर्ट नजर आता है कुछ इस बजट के अंदर, और वो क्या है टू गेट अ FDI's बैरल? देखिए एफडीआई जो है ना, अब हमें ये देखिए, ये जो 3-6 महीने हैं ये तो एब नॉर्मल है। मैं जब भी आपके प्रोग्राम पे आपसे गपशप करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि ये एब नॉर्मल टाइम है, पाकिस्तान को सेल थ्रू करना है इस वक्त। तो हम पर जो ये जो इससे इन्वेस्टर हर्ट हुआ है उसका बहाल करने का तरीका ये है कि हम कह रहे हैं कि हम 1 साल में इसको उठा देंगे। अगर हम 6 महीने में ही हालात बेहतर होना देखते हैं तो हमें इसकी शरह में कमी भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हम इसका जो 10% बढ़ाना है उसको 10% ही रखें। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमें इनसे गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए और इनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये बिल्कुल टेम्परेरी है और मैक्सिमम 1 साल के लिए, और हम इसमें से निकल जाएंगे। तीसरा ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान के जो बैरूनी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो अब आपने देखा कि चीन से पैसे आए हैं, सो दैट्स गुड न्यूज़। ऐसा आपने कहा कि मैं तो एक होपफुल रहना चाहता हूं, हालांकि सर्कमस्टांसेस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो अब 10 अरब यानी कि एटलीस्ट हम सिंगल डिजिट, जैसे कहते हैं यार सिंगल डिजिट रिटर्न आ रहा है, अब हम डबल डिजिट्स में आ गए हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव। इसके साथ अब IMF को क्लोज करना है जुलाई में। एक्चुअली हो ये रहा है कि जितना IMF में डिले आ रहा है ना, अब आप देखें सऊदी मनीज नहीं आए, KSA के मनीज नहीं आए, वो भी हमारे यहाँ एक तरह से पहले तो डिपॉजिट रख रहे हैं कि ले जी आपके पास इस वक्त आपने रिजर्व बिल्ड करने। बट आपको पता है 20-22 अरब डॉलर की रिफाइनरी पे पिछले 3 साल में बात हो रही है। KSA से आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया तो मैं आपके सामने रखूंगा। अब आप सोचें कि अगर ये हो कि ऐसी रिफाइनरी अगले 5 से 8 साल में पाकिस्तान में बने, तो इट्स लाइक अनदर CPEC काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। CPEC का सेकंड फेज है, फिर प्राइवेटाइजेशन है। ये जैसे ही मैं समझता हूं कि ये जुलाई, अगस्त, सितंबर गुजरते हैं और रिजर्व्स बिल्ड होते हैं और थोड़े से हालात बेहतर होते हैं, तो हमें फिर इन चीजों की तरफ जाना चाहिए, व्हाट यू आर रेफरिंग टू, कि कैसे हम ये सारा काम करें। पर एक और चीज बड़ी जरूरी है कि मैं 4 सेक्टर बारहा कहूंगा और आई विल नॉट लीव देम, बिकॉज अगर मैं सैलरी पे, अभी हम आएंगे बिकॉज दैट्स एन इम्पोर्टेंट, सैलरी पे मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा टैक्स ले रहे हैं हम, पूरे से मतलब है कि जितना हम ले सकते हैं और मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट, रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर और एग्रीकल्चर को हम छोड़ेंगे नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चूंकि आप खुद आ ही रहे हैं, तो ये जो सैलरीड सेक्टर के ऊपर हमने एक बार फिर उनको दबाया, पहले गर्दन से पकड़ा हुआ था, एक झटका और दिया अब हमने, और रहा सहा जो खून है वो भी चूसना चाहती है हुकूमत। मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है, चूंकि हम खुद सैलरीड सेक्टर से हैं, सो वी कैन इमेजिन कि अगर थोड़ा सा आपके बजट ब्रैकेट पे फर्क पड़ता है तो आपका जो ओवरऑल फाइनेंशियल लाइनअप है वो कितना डिस्टर्ब हो जाता है। और हम समहाउ प्रिविलेज सैलरी क्लास में आते हैं, हम बेसिक सैलरी क्लास में नहीं आते हैं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो बेसिक सैलरी क्लास है उसके ऊपर क्या इसका इंपैक्ट आता होगा। तो मैं इस पे भी चाहूंगा कि आप जरा अपना इज़हार ख्याल करें। देखिए, आई थिंक इधर हम हुकूमत को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। हुकूमत ने अच्छा कदम उठाया, और अगर आप ये देखें तो दोनों जो साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है, चाहे वो पीटीआई थी या पीडीएम की सारी पार्टीज थी, उन्होंने कहा कि अर्बन मिडिल क्लास बहुत हिट हो रही है। अब अर्बन मिडिल क्लास क्या है पाकिस्तान में, इसको लार्जली अगर हम डिफाइन करना चाहें ना, तो जो 25-30 हज़ार रुपए से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक कमा रहा है उसको आप अर्बन मिडिल क्लास मतलब लोअर अर्निंग मिडिल क्लास अर्निंग समझते हैं। मैं इसको अर्निंग्स के लिहाज से मिडिल क्लास कहता हूँ, नॉट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इसमें हम तालीम या कोई और चीज रखते हैं। सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो बिकॉज मेरी इज्जत नफ्स मजरू, अगर कोई मुझे कहे यार आप मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास, आई डोंट थिंक, हम सिर्फ ये डिस्टिंक्शन जो है कर रहे हैं ऑन द मनी साइड। अब ये लेफ्ट विद 30 सेकंड्स जी, सो इनको हमने कम कर दिया था, कम इस तरह कर दिया था कि जो 2 लाख वाले का टैक्स है, आप यकीन करेंगे कि 13,750 हो गया है, अब वो 6,750 रुपए महीना कर दिया था। हम सपोर्ट करते हैं इस पे, और मैं अब भी कहता हूं कि फंड को इसको दोबारा सोचना चाहिए। ये इन्फ्लेशन हिट एरिया पर लोगों ने अपनी किफायत शारी नहीं छोड़नी, ये पैगाम आपने देते रहना, बचत जरूर करनी है। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह दोबारा जरूर आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी टाइम। डॉक्टर जी हमसे बात कर रहे थे, और वंस अगेन ही सेड किफायत शारी नहीं छोड़नी है, बचत करें। बात करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं। टू एक्सप्रेस, और अब आपको दिखाते हैं आज का देसी फूड। पीसी, ये वो पीसी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बल्कि ये है प्यारा चरगा हाउस, जो कि वाकया है मजंग रोड सफावाला चौक पर। आइए चलकर देखते हैं ये बारबेक्यू कितनी किस्म का बनाते हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है, ये भी लोगों से पूछते हैं। आप कहाँ से आए? जी, हम मलेशिया टाउन से आए हैं। इतनी दूर से आप यहाँ पर प्यारा चरगा खाने आए हैं, तो टेस्ट कैसा लगता है आपको? बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, और बारबेक्यू में लाहौर में इस वक्त सबसे ज़बरदस्त टेस्ट भाई साहब का ही है। इनके खाने की ऐसी क्या खास बात है जो आप फैमिली के साथ आए हैं? इनकी चांपें बड़ी अच्छी हैं, इनका कस्तूरी टिक्का बड़ा अच्छा है, इनकी चारी कढ़ाई भी अच्छी है, इनकी सारी चीज़ें डिशेस बड़ी ज़बरदस्त है। और फैमिली में ये है कि बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं। इनका फूड ऐसा नहीं है कि ना बच्चों को कभी प्रॉब्लम हुई है, ना कोई फूड पॉइजनिंग, ना कभी कुछ, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। और गार्लिक नान इनका खाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनका क्या टेस्ट है। अभी आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने मटन मसाला किया है, कढ़ाई की है और कबाब किए हैं इसके यहाँ पे। टेस्ट कैसा लगा आपको? इसका टेस्ट शुरू से ही बहुत अच्छा है। हम तकरीबन 10-12 साल से आ रहे हैं इसमें। आज मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मैं उसके लिए आज आया हूँ स्पेशल यहाँ पे। कहीं और से आपने खाया और यहाँ से खाया तो क्या डिफरेंस लगा? इनकी एक्चुअली मसाला का जो है कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और खाने में सारों को अच्छा लगता है। ये बच्चे भी अच्छे शौक से खाते हैं, हम भी शौक से खाते हैं, इसीलिए। क्या खास बात लगती है इनके खाने? इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और रेट भी मुनासिब होते हैं इनके। अच्छा, कहीं और से खाया और यहाँ से खाया तो क्या डिफरेंस लगा आपको? बाकी उनकी चीज़ें फ्रेश नहीं होती हैं, स्पाइसेस ज़्यादा होती हैं, इनकी स्पाइसेस भी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। खा के आपको बोझलपन फील नहीं होता आपको, और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। तो क्या ऑर्डर किया आपने? हम मोस्टली यहाँ पे मलाई टिक्का वगैरह, चिकन टिक्का या चिकन जंजर, या इनकी रिसेंटली कुछ नई डिशेस आई हैं जब से ये यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो उसमें इनके हैं वो एक हांडीज़ हैं वो वगैरह अक्सर हम यहाँ पे आके खाते रहते हैं। टेस्ट कैसा लगता है आपको जो आप टेस्ट फैमिली के अच्छा साथ है क्योंकि हम तकरीबन कोई 12-13 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर इमरान मलिक साहब। आप मुझे बताएं ये काम आप कब से कर रहे हैं?
जी ये काम हम माशाल्लाह कर रहे हैं 32 ईयर्स सिंस 32 ईयर्स। ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? जी ये काम मेरे चाचा जी मलिक इलियास साहब और मलिक नवाज साहब, इन दोनों ने मिलके इस काम को स्टार्ट किया था 1990 में। और प्यारा जी मेरे दादाजी का नाम था, उन्होंने प्यारा मेरे दादाजी के नाम से इस रेस्टोरेंट का नाम रखा। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व कर रहे हैं? हम यहाँ पे सर्व करते हैं, हमारे पास सबसे पहले ये बारबेक्यू है जिसमें हम चीज़ टिक्का, कस्तूरी टिक्का, मलाई टिक्का, बिहारी टिक्का, चिकन टिक्का, मटन कोफ्ता, मटन चाँप, मटन कुन्ना, ये हमारे पास चीज़ें हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तानी फूड है जिसमें मुगलाई हांडी, मखनी हांडी, चिकन कढ़ाई, झटपट हांडी, खट्टा मसाला, ये हमारे पास पाकिस्तानी फूड में डिशेज। बारबेक्यू में डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है? बारबेक्यू में डिमांड हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारी चिकन टिक्के की है, चिकन पीस की है, मटन चाँप की है, कस्तूरी की है, शीश ताऊ की है। और देसी फूड में सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? देसी फूड में डिमांड हमारे पास मुगलाई हांडी की है, हरा मसाले की है, खट्टे मसाले की हैं। ये तीनों हांडियाँ बहुत डिलीशियस हैं। आपके खाने की ऐसी क्या खास बात है जो लोगों का रश लगा हुआ है? हमारे खाने की क्या बात है, रश क्यों लगा रहता है, उसकी यही मेन चीज़ है कि ये हमारी अपनी रेसिपी है। खालिस मसाला जात से हम इसको रेडी करते हैं, इसकी मैरिनेशन करते हैं, किसी किस्म की मसाले में कोई मिक्सिंग नहीं होती। और इसकी ख़ास वजह ये भी है कि हमारी रेसिपी शुरू से ही चल रही है, जो सेम वही आज तक चल रही है, इसलिए रेसिपी में हमारा किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारा मटन और चिकन दोनों हाइजेनिक फ्रेश फूड होते हैं, डेली आते हैं। मैंने देखा है कि आपके रेस्टोरेंट का नाम प्यारा चरगा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी चरगा तो बन नहीं रहा, तो सिर्फ देसी फूड और बारबेक्यू ही बन रहा है, तो इसकी क्या वजह है? जी जब हमने 1990 में रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था तो तब चरगे का ट्रेंड होता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत चरगा बेचा है, 2003 तक चरगा ही बेचते रहे हैं। फिर उसके बाद बारबेक्यू का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बारबेक्यू माशाल्लाह क्वांटिटी हमारी ज़्यादा बढ़ गई, चरगे की तरफ रुझान थोड़ा कम हो गया, इसलिए हमने वो ख़त्म कर दिया। आपके रेस्टोरेंट का टाइम क्या है? हमारे रेस्टोरेंट का टाइम शाम 6 बजे से लेके 3 बजे तक होता है, रात 3 बजे तक। आजकल वैसे गवर्नमेंट ने वो बिजली बचाओ के तहत 11:30 बजे की टाइमिंग दी हुई है, तो हम 4 बजे ओपन कर देते हैं दोपहर को और 11:30 बजे क्लोज़ कर देते हैं। आजकल ये टाइमिंग चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाजरीन, मेरे लिए प्यारा चरगा हाउस के स्पेशल बारबेक्यू और नान आ चुके हैं, इसको ट्राई करते हैं। इसका टेस्ट वाकई बहुत ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी फूड सेगमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे इससे पहले कि हम आपको सेगमेंट की जानिब लेकर जाएं शहरोज़ काशिफ, जिनको आप जानते हैं माउंटेनियर है और पाकिस्तान के मायानाज माउंटेनियर हैं। अब तक तकरीबन 8,000 फीट हाइट की जो मीटर हाइट की जो चोटियाँ हैं उसको सर कर चुके हैं और अभी इनका जो प्लान आ रहा है जी, नई जो एक्सपीडिशन इनकी वो नांगा पर्वत के हवाले से है, जिसके बारे में उनका कहना है कि उसको सर करने जा रहे हैं। लेकिन अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर शहरोज़ काशिफ कुछ नाला नज़र आए हैं उन अथॉरिटी से जिन्होंने उनसे कमिट किया था कि वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। उन्होंने इस वक्त अपनी जो माली मुश्किलात हैं उसका भी कुछ हद तक इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को और जो अथॉरिटीज़ हैं जो इस गेम को सपोर्ट होनी चाहिए और ख़ास तौर पे मुझे सपोर्ट किया जाना चाहिए। ये कुछ मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं उनकी मुख्तलिफ एक्सपीडिशन जिन्होंने रिसेंटली की हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नागा पर्वत एंड आई थिंक कि शहरोज़ जैसे लोगों को हुकूमती अथॉरिटीज़ की जानिब से ज़रूर उनकी मदद की जानी चाहिए। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना ज़बरदस्त काम करते हैं, पाकिस्तान का नाम कॉर्पोरेट सेक्टर भी आ सकता है सामने। कॉर्पोरेट हमने सेक्टर इस पे भी कई दफा बात की है, सजेशन दिए कि अगर कोई भी एक सेक्टर जो है किसी भी एक प्लेयर को सपोर्ट कर ले तो उसके लिए फ्यूचर हो सकता है, पाकिस्तान इटसेल्फ बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है किसी भी स्पोर्ट के अंदर। चले जरा नागा पर्वत के हवाले से बात हो रही है तो अगला सेगमेंट भी हमारा निकले तेरी तलाश में है, जिसमें वकार अहमद मलिक और मुस्तनसर हुसैन तार साहब उनकी किताब जो है नागा पर्वत उस पर गुफ्तगू करें। तो देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और हमारी तलाश तार साहब की किताब के हवाले से है, नागा पर्वत के हवाले से है और जो सवालात का सिलसिला है वो नागा पर्वत के हवाले से है। सो तार साहब से नागा पर्वत के हवाले से जो सवालात हैं उनको सिलसिला जारी रखते हैं। तार साहब, आपने माउंट ब्लोर एक होटल का नाम लिखा है और ये नाम एक तो किसी और किताब में नहीं मिलता और
22-23-24 साल मुझे जो हो गए हैं, मैंने भी ये नाम नहीं सुना। तो ये कोई थोड़ा सा बता सकते हैं माउंट ब्लोर होटल किस जगह पे था? गिलगित में है वैसे तो, आपने लिखा है कि गिलगित में एक होटल है माउंट ब्लोर। अच्छा, माउंट ब्लोर मेरा ख्याल है कि जहाँ पे हम ठहरे थे जाके। जी जी। तो आज से कुछ अर्सा पहले, क्योंकि गिलगित टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन था नहीं, तो ज़्यादातर ये होता था कि जिनके बड़े घर होते थे उनको कन्वर्ट कर देते थे होटल्स, और ज़ाहिर उनके साथ बाग भी होते थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो घर ख़त्म होने शुरू हुए, और ये बड़ा एक ख़ौफनाक सा होटल था, राइट इन द मिडल ऑफ गिलगित, और पुराने कमरे थे और खाना वाना भी मुनासिब था, लेकिन उसका जो एटमॉस्फियर था इर्द गिर्द, जो दरख्त थे, जिस तरह अपना इसरार है जी, इसका जो पहला होटल था और उसका भी एटमॉस्फियर इसी किस्म का था ना। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब वहाँ पे एक सुपरमार्केट बन चुकी, चुनाचे ओरिजिनलिटी आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब ख़त्म हो जाती है, फाइनेंशियल जो मसाइल हैं उनकी वजह से। तर साहब, ये जो होटल था ये गिलगित में एयरपोर्ट रोड पे था? मुझे अब याद नहीं, बहुत दूर नहीं था। ठीक ठीक। अगर किसी को नाजरीन में से जो देख रहे हैं उनको इस होटल के हवाले से मालूम हो कि माउंट ब्लोर होटल जो है ये कहाँ हुआ करता था, तो ज़रूर बताइएगा, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो कि तार साहब की इस किताब में जिस होटल का क्योंकि जनरली जितने भी तार साहब की किताबों में लैंडमार्क्स हैं वो मिल जाते हैं, इसमें कोई अभी कोई बहुत दूर की बात है नहीं, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी या क्या कहते हैं हिस्ट्री के लिए या नॉलेज के लिए, इल्म के लिए अगर किसी को मालूम हो तो वो ज़रूर बताइएगा कि माउंट ब्लोर होटल जो है वो कहाँ पे है। तार साहब, जो अस्तोर रोड है ये अभी भी ख़तरनाक है, मतलब शायद बाकायदा जब आप कराकोरम हाईवे से अस्तोर रोड पे सफ़र करना शुरू करते हैं तो एक तो ये अस्तोर नाला या अस्तोर रिवर जो है इसका एक तो शोर बहुत है, और दूसरा ऑफ कोर्स ये तंग रोड है और लैंडस्लाइड भी आती है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी ख़तरनाक सी रोड है। अस्तोर रोड ये जो उस वक्त आप गए थे तो क्या ये जीप ट्रैक हुआ करता था या ये प्रॉपर सड़क थी, और उस वक्त की क्या सूरत हाल थी? अच्छा, ख़तरनाक जो टर्म है ना, ये एक मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको किस नुक्ता नज़र से देखते हैं। अगर तो आप पहली मरतबा कोई सफ़र इस किस्म का कर रहे थे तो वो तो मौत का सफ़र होता है लेकिन आप ये देखिए कि अस्तोर के रहने वाले उसके ऊपर ही सफ़र करते आए, और अस्तोर रोड पे एवरेज एक्सीडेंट की कम है जो वहाँ पे हैपन होते हैं, और ख़तरनाक एज सच मैं उसे नहीं कहूँगा। नीचे नाला है, ये है कि भाई अगर आप वहाँ से जाते हैं नीचे तो काम तमाम हो जाता है, और ये तमाम माउंटेन रोड्स के साथ होता है। और दूसरी बात, जो अहम बात मैं आपको बता दूँ कि ठीक है वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, चारा रेशम पे भी होते हैं, अपने कराकोरम पे भी, लेकिन अगर आप अपने जो हाईवेज उनकी एवरेज निकालें तो माउंटेन्स में कम एक्सीडेंट हो। जी ठीक, क्योंकि माउंटेन ड्राइवर को भी ये पता होता है कि मैं अगर ज़रा सी गलती करूँगा तो मैं नीचे जाऊँगा, वो रिलैक्स नहीं करता। तो स्टोर रोड, वो रोड टू स्टोर हमने चकोर बेशुमार देखे, कच्ची पक्की सड़क थी, लेकिन जीप उसके ऊपर आसानी से चलती थी। रास्ते में लैंडस्लाइड्स भी हुई जो सारी को रिमूव कर देते। और स्टोर, मुझे अफसोस इस बात का है कि स्टोर को कम एक्सप्लोर किया गया, हालांकि ये इस पूरे रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट था, गिलगित से भी और बाकी लोगों से भी। स्टोर वॉज सेंटर, इसीलिए स्टोर में पढ़े लिखे ज़्यादा लोग एवरेज जो है, क्योंकि इनका बराह रास्त था राब्ता श्रीनगर से, रास्ता श्रीनगर को जाता था, और इनके बेशतर लोग श्रीनगर में स्कूलों में पढ़ते थे। डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर असलम वाली जो सड़क थी ये आपने लिखा है कि बन रही थी, और आप दूसरी साइड पे गए, यानी बोल्डर रेंज वाली साइड, जो अब तो खैर किसी को आइडिया नहीं है कि वो वाला रास्ता हुआ करता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा बता दें लोगों को, क्योंकि जनरली अभी हमारी लोग बहुत ज़्यादा फेरी मेडोज़ जाते हैं। सिर्फ मालूमात के लिए, एक इल्म के लिए लोगों को बता दीजिए कि ये जो दूसरी तरफ का जो रास्ता था वो क्या था। मैं पहले भी शायद तज़किरा कर चुका हूँ कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ नांगा पर्वत पे जब हरमन बोल, द फर्स्ट पर्सन जर्मन, तो हरमन बोल की किताब है जो उसने कॉन्क्वेस्ट ऑफ नांगा पर्वत के बाद लिखी, तो मुझे चूँकि शौक़ था पहाड़ों का, तो वो मैंने उस ज़माने में पढ़ी।
तो वो भी, और उसकी पूरी एक्सपीडिशन जो थी वो इधर बोल्डर रिज की तरफ से ही गई। मुझे इसका नाम नहीं पता था कि इसका नाम क्या है, लोकल कोई नाम होगा कोई, लेकिन मुझे नहीं पता है। मुझे हरमन बहल की किताब से पता लगा चला कि भाई इसको बोल्डर रिज कहते हैं, और उसने रास्ता भी उसी तरह बयान किया जाएगा, और उसने भी पानी का कहा कि भाई पानी नहीं है, लेकिन उसने साथ एक दो कमेंट भी लिखे थे। उसमें एक कमेंट ये था कि बोल्डर रिज वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिजेस आई हैव एवर क्रॉस्ड। अच्छा। और वो डेंजरस सिर्फ इसलिए थी कि रास्ता छोटा है। एक्सपीडिशन में ना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता, हम तो बहुत वैसे ही आहिस्ता चल रहे थे और फूंक फूंक के चल रहे थे, और हमारे साथ एक गधा भी था तो हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन इट वाज डेंजरस। बिल्कुल सही। नाजरीन के लिए बताता जाऊं कि बोल्डर रिज जो है ये हम आपको दिखाते हैं 1952 में जो टीम आई थी हरमन बहल की और हेनरी कॉफर की, ये जो टीम थी इसने पूरा रिकॉर्ड किया था, कराची से लेके ये सारा सफ़र इसने रिकॉर्ड किया। फिर ये गिलगित पहुँचे, गिलगित इनको किस तरह वेलकम किया गया, किस तरह खुशामदीद कहा गया उस वक्त के जो गवर्नर थे और वज़ीर आला थे। उसके बाद फिर वहाँ से इनकी एक्सपीडिशन स्टार्ट होती है और ये वहाँ से पैदल रायकोट पहुँचते हैं, और रायकोट से फिर ये अभी आप देख रहे हैं कि बोल्डर रिज यहाँ से ये चढ़ते हैं, और ये पुराना रास्ता है। एग्जैक्टली यही वह रास्ता है जो तार साहब ने इख्तियार किया 1988 में, और उसके बाद ये ब्रिगेडियर असलम वाली जो मशहूर ज़माना जिसको ये जो जीप ट्रैक है जो फेरी मेट उसको जाता है, ये बन गया। तो ये वो फुटेज आपको दिखानी थी ताकि आप ये फुटेज का आपको आइडिया हो कि हरमन बहल जो हैं वो ये उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया था, और अब ये रास्ता जो है वो बिल्कुल माजी का हिस्सा बन चुका है। तार साहब, ब्रिगेडियर असलम जो थे वो जब रास्ता बना रहे थे तो आपने वैसे वो रास्ता अगर इख्तियार करते तो ये बोल्डर रेंज और सारी इससे जान छुड़ाई नहीं जा सकती थी, मतलब उस वक्त जबकि वो रास्ता बन गया था, और उस साइड से अगर आप फेरी मेडोज को अप्रोच करते वो जब हम बोल्डर रिज की टॉप पे थे जी, तो हमने एक दो धमाके सुने। तो मौलवी अब्दुल रहमान ने कहा कि अगर आप देखें, क्योंकि उधर से वो नाला तातू नाला और उसके पार वो खासा फासला था, अगर वो जो क्रोज फ्लाइट किया जाए तो मेरा ख्याल 1-1.5 किलोमीटर तो बनता होगा, तो नज़र तो नहीं आ रहा था इतना, लोग इतना नज़र नहीं आते, लेकिन एक दो शायद जीपें नज़र आई। तो उन्होंने बताया कि इस तरह ब्रिगेडियर असलम साहब ने ऊपर जंगल जो है वो ख़रीदा है गवर्नमेंट से, और उसकी लकड़ी लाने के लिए वो यहाँ पे सड़क बना रहे हैं फ्रॉम रायकोट टू तातू, और वो उसका एग्रीमेंट ये है कि जब वो इस्तेमाल कर चुकेंगे उस रास्ते को, उस सड़क को, तो वो तातू के विलेजेस का हो जाएगा। ये उसमें जो भी इनका फैसला हुआ था आपस में। इसीलिए अब अगर आप अपनी कहीं मतलब अपनी गाड़ी पे जाते तो वो कहते नहीं जी हम चार्ज करेंगे क्योंकि सड़क हमारी है। दे आर बेसिकली राइट। अच्छा, चाहिए तो नहीं ऐसा, लेकिन बहरहाल दूसरा ये था कि उधर कॉन्सेप्ट ही नहीं था जाने का। तातू को सिर्फ वही रास्ता जाता था, और अगर हम उस रास्ते पे चलते भी तो वो मेरा ख्याल सड़क हार्डली 1-1.5 किलोमीटर बनी होगी, बाकी आगे तो बिल्कुल वो शार्प डिक्लाइन थी ना, रॉक्स जी, बिल्कुल उधर से नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। तार साहब, अगर जो स्केल है पहाड़ों का, जो स्केल है, और स्पेशली जो गिलगित बल्तिस्तान में जो पहाड़ों का स्केल है, वो स्केल समझाने के लिए ऑफ कोर्स फोटोग्राफर्स को भी एक दिक्कत पेश आती है, लेकिन क्रिएटिव जो फोटोग्राफर्स हैं या क्रिएटिव लोग जो हैं वो उसको दिखा पाते हैं जब वो स्केल के साथ किसी और चीज़ को, ऐसी चीज़ को रद्दी करते हैं, ह्यूमन एलिमेंट को या कोई एनिमल को या किसी चीज़ को, तो एक्चुअली थोड़ा सा आपको आइडिया होता है कि ये कितना बड़ा स्केल है। अदरवाइज़ एक तस्वीर में आपको आइडिया नहीं होता। तो आपकी एक तस्वीर थी और आपने उस पर एक चैप्टर भी लिखा है अपनी किताब में, आओ गधा तलाश करें। और ये जो आओ गधा तलाश करें हैं, ये बुनियादी तौर पे नाज़रीन को बताता जाऊं कि ये बोल्डर रेंज पे किस जगह पे इनका गधा था, और उसके ऊपर ये नज़र नहीं आ सकता था गधा अनटिल के उसके ऊपर वो एक सुर्ख थैला ना होता, जिसकी वजह से उस तस्वीर में जो तार साहब ने खींची वो गधा नज़र आता है बड़ी मुश्किल से एक डॉट की शक्ल में, जिससे आपको आइडिया होता है कि ये कितना ह्यूज स्केल है। तो तार साहब, आपके पास ये तस्वीर मौजूद है? नहीं, वो तस्वीरें थीं
लेकिन आगे पीछे हो गई हैं। लेकिन ये जो स्केल है जी, बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं अब नॉर्थ की फ़ोटोग्राफी करती हैं, मैं उनको बहुत मिन्नत समाजित करता हूँ कि देखो मतलब आप माउंटेन्स की तस्वीरें खींचो, लेकिन किसी एक तस्वीर में उसका कंपैरिजन होना चाहिए किसी शय के साथ, और इंसान से बेहतर कोई कंपैरिजन नहीं। हर एक जानता है कि ये 5, 5.5 फुट 6, 6.25 फुट का होगा, और उसके कंपैरिजन से पता चलेगा कि उन पहाड़ों की स्केल क्या है जी। अब इसमें गधे वाला भी यही था कि ह्यूज बोल्डर है और माउंटेन है, और उसमें वाज़े तौर पे वो नज़र आ जाता है जब आपको बताया जाता है, पहले नज़र नहीं आता, इट्स सो टाइनी। लेकिन इसका एक और हवाला मैं दूंगा कि जब मैं K2 में गया हूँ बेस कैंप कंकोडिया, तो आमिर हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने एक तस्वीर खींची, 2-3 तस्वीरें उन्होंने मुझे अंदाज करके भेजी इस साइज़ की, और मैंने कहा यार एक ही काफ़ी है। कहने लगा कि नहीं तार साहब एक दूसरी बहुत कीमती तस्वीर है आपके लिए। मैंने कहा एक जैसी हैं? कहते नहीं एक जैसी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि नीचे देखें और ये जो सुर्ख जैकेट है ये आप खड़े जैकेट थी। मतलब आई वॉज फ्लैबरगास्टेड कि जो स्केल थी कि वो एक इस तरह सा ज़रा सा है, और उसके बाद जो हैबत है फिर पता चलता है कि K2 और उसके निवाज में जो पहाड़ हैं इनकी हैबत क्या है, और उसको अगर थ्रोन रूम ऑफ माउंटेन गॉड्स कहते हैं तो थ्रोन रूम है। बहुत शुक्रिया तार साहब, बहुत ही कमाल गुफ्तगू रही आपसे, बहुत ही ज़बरदस्त जवाबात दिए आपने नांगा पर्वत के हवाले से। और जब भी मैंने देखा है कि शुमाल के हवाले से आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप में ख़ास एनर्जी आ जाती है और चेहरे पे ख़ास चमक आ जाती है। तो नांगा पर्वत पे हमारे जो सवालात का सिलसिला है वो तार साहब के साथ वो जारी है। ये पूरी एक सीरीज़ है और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, सिंध सरकार का जो वादा वफा होने का वक्त आ गया है। कराची के अवाम को चीन से लाई गई जदीद आरामदेह एयर कंडीशन, चीन से लाई गई चैन देने के लिए बस ये जहाँ अच्छा था, बस इजी सफ़र करना मुमकिन होगा। पीपल्स बस सर्विस की आजमाइशी बुनियादों पर सर्विस जो कहले शहर भर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बसेस चलाई जाएंगी, जिसमें इफ्तिताह के मौके पर जो पहली बस है मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएगी, और इब्तदाई तौर पर 240 में से जो 25 बसेज हैं वो चलेंगी। बाकी रूट्स पर बस स्टॉप और दीगर ज़रूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बनने के बाद सर्विस का आगाज़ होगा। और इन बसों पर सर्विस का किराया कितना होगा, आप सफ़र करेंगे, और बाकी रूट्स पर शहरी कब तक सफ़र कर सकेंगे, इसी वाले से बात। जी बिल्कुल, आप बात करें। बिल्कुल, हमारे साथ मुगेरी मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे, बिल आखिर कराची वालों की सुनी गई, लेकिन अब पता नहीं कराची वाले इस हवाले से खुश हैं या नहीं, ये आप हमें बताएंगे। तो ये पीपल्स बस सर्विस का जो आजमाइशी बुनियादों पर आज बाकायदा इफ्तिताह होगा, क्या डिटेल्स हैं, कितनी बसेस होंगी जितनी हमने बताई हैं, इसके अंदर फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें, और इसके रूट्स के हवाले से भी हमें बताइएगा। देखिए जी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर वज़रा आज पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आजमाइशी तौर पे पहले इस रूट पे बसेस चलाई गई थी। ये रूट जो है रूट 1 का इफ्तिताह आज किया जा रहा है, जिसमें 25 बसें चलाई जाएंगी, और ये 38 स्टेशन है इस रूट पे। 29 किलोमीटर का ये रूट है जिसपे आज बसेस चलेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज यहाँ आएंगे, इफ्तिताह करेंगे, और ये भी इम्कान है कि बस में वो सफ़र करेंगे एक रूट पे जो अब बसेस आज चलेंगी। बिलावल की जिंदगी का ये पहला बस का सफ़र होगा मुझे लगता है, इम्तियाज़, अगर करेंगे तो। जी, लाड़काना में उन्होंने इफ्तिताह किया है चंद रोज़ पहले, और आज कराची में आज पहली मरतबा सफ़र करेंगे, और यहाँ पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 3 बसें बिल्कुल जो जहाँ पे इफ्तिताह हो रहा है वहाँ पर लाई गई हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़रा के साथ उन बसेज में जाएंगे और इस रूट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। और कराची के शहरियों की बात की जाए, इस रूट की बात की जाए और किरायों की बात की जाए, 25 से 50 रुपये बताए जा रहे हैं कि इस बस का किराया रखा गया है, और ये शहर कायद के लिए एक बिल्कुल खुशी का लम्हा है। अच्छा, कोई बस टर्मिनल्स तो नहीं बनाए गए इसके लिए मेरे ख्याल में ना? जो पुरानी जो सड़क मौजूद है उसी को, ये मुझे बताइएगा, मुझे पता नहीं है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पुरानी सड़क को ही इस्तेमाल जाएगा और टर्मिनल्स नहीं है। जब टर्मिनल्स नहीं है तो टिकटिंग बूथ्स भी नहीं होंगे, तो सिर्फ बसेस नहीं है, बाकी सिस्टम वही कंडक्टर सिस्टम है, टिकट लेने का देने का वही चलेगा जो पहले W11 में होता था।
देखें ग्रीन लाइन का एक रूट है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन बसेस का जो रूट है वो आम रोड पे ही ये बसेस चलेंगी और हर शहरी के लिए जहाँ से इनके स्टेशन जो बनाए गए हैं वहाँ पर ये गाड़ी रुकेगी और वहाँ से लोग जो है 38 स्टेशन इस रूट के हैं, इस रूट 1 के, तो वो मकामात बताए गए हैं लोगों को कि इन रूट्स पे यहाँ पे ये बस रुकेगी, ये स्टेशन होंगे। लेकिन कंडक्टर सिस्टम में बिल्कुल किराया अंदर ही वसूल किया जाएगा। अच्छा। लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि इन रूट पे बताया गया कि बाकी टर्मिनल इनका बनाया गया है, इस रूट 1 का भी बनाया गया है और बाकी भी डिपो जो जिसे कहें जहाँ पे बसेज रुकेंगी और वहाँ पे इनकी मेंटेनेंस होगी, सफाई होगी, अमला होगा। मुख्तलिफ स्टॉप्स बता रहे हैं, क्या इस पे मुसाफिर खाने या मुसाफिरों के लिए कोई उस तरह की जगह बनाई गई है? जैसे लाहौर के अंदर मेट्रो शेल्टर्स लगा दिए गए थे, स्पीडो बस सर्विस जैसे लाहौर में चलती है, तो ऐसा कुछ किया गया या महज वही सिर्फ बसें नहीं है, स्टॉप्स वही हैं जैसे पहले होता था, बस स्टॉप पे आ जाएं और उधर से बैठ जाए, ऐसे ही है? फिल वक्त ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल निशानदेही कर दी जाएगी कि ये यहाँ पर पीपल्स बस सर्विस का स्टॉप है। वहाँ पे कोई बोर्ड आवेजा कर दिया जाएगा जहाँ जहाँ पे ये 38 स्टेशन बनाए गए हैं और बाकी रूट्स पे भी ये कहा जा रहा है कि इस तरह से निशानदेही कर दी जाएगी कि यहाँ पीपल्स बस सर्विस आएगी और ये इसका स्टॉप होगा जहाँ से लोग आसानी से इस बस में सफ़र कर सकें। तो बड़ा अच्छा बस बड़ी अच्छी है। इसमें बस में अंदर चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, लोगों के बैठने की सहूलत है और यहाँ पे कुछ ऐसा भी मुख्तसर बस में जहाँ पे लोग खड़े होकर सफ़र करें और 2 दरवाजे दोनों तरफ से दिए गए हैं बस के, एक तरफ से भी अगर उतरने चाहें मुसाफिर और दूसरी तरफ से भी, तो ये ज़बरदस्त एक सिस्टम बनाया गया। और मेंटेनेंस के हवाले से भी हमने सवाल किया था सूबाई वजीर से कि इनकी बसेस तो आ जाएंगी, चल भी जाएंगी, लेकिन कि सफाई सुथराई मेंटेनेंस का क्या होगा? तो उन्होंने बताया मेंटेनेंस भी कंपनी को दे दी गई है और वो 5 से 8 साल तक इस बस की मेंटेनेंस जो है वो ये भी बताई गई जो पुरानी बसेस थी, ऑब्वियसली जो पहले कराची के अंदर बस सर्विस चल रही थी W11 जिसके भी इमरान ने भी बात की, ओवरऑल उन बसेस का क्या मामला है? क्योंकि इन बसेस की इतनी तादाद तो नहीं है कि ये पूरे शहर को केटर कर सके या जिन रूट्स पे चलाई जा रही है। इब्तिदाई तौर पे हमने 25 बसेस का जिक्र किया, इस हवाले से भी बताइएगा। देखें 1000 के करीब बसेस का टारगेट बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कि वो पूरा करेंगे इलेक्शन से पहले। अभी जैसे आज ये 25 बसें चलेंगी इस रूट 1 पे, तो बताया जा रहा है कि 15 दिन के बाद दूसरी बसेस ऐड की जाएंगी। बाकी रूट्स जो हैं 7 रूट जिसमें सरजानी है, नागन चौरंगी है, मौसमियात है, नॉर्थ कराची है, बाकी रूट्स हैं उन पे भी बसेस ऐड करते जाएंगे और चलाना शुरू करेंगे। लेकिन 1000 के करीब बसेस वो भी सूबाई वजीर कह रहे हैं कि कम है शहर के लिए, शहर कायद की बसेस बहुत ज़्यादा 2 से 3000 बसेस होनी चाहिए। आखिर में हमें एक तो इसकी टाइमिंग के हवाले से बता दें, क्या इसका भी कोई मखसूस वक्त है कि सुबह इतने बजे से रात इतने बजे तक चलेगी या ये 24/7 है? एक तो ये बता दें, और दूसरा अवाम क्या सोच रही है? कराची वाले खुश हैं? अभी वक्त नहीं बताया गया, लेकिन बसेस के लिए जैसे ये चलेंगे तो शेड्यूल ये आ जाएगा कि टाइमिंग इसकी क्या होगी, डिपो से किस वक्त बस निकलेगी और बाकी रूट्स पे कहाँ क्या टाइम होगा आएगी। लेकिन ये बसेस बताया जा रहा है कि इन रूट्स पे चलेंगी और आवाम के हवाले से बताया जाए कि लोग खुश हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये इन बसेस की तादाद बढ़ाई जाए। 1000 बसेस जो सूबाई वजीर शर्जील नामे ने बताई हैं वो भी कम है शहर कायद के लिए। शहर कायद के लिए बसेस कम से कम 2 से 2500 होनी चाहिए और मुख्तलिफ रूट्स पे चलनी चाहिए, ताकि फौरी तौर पे जो खटारा बसेस हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं, उनसे बचे। मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं और गाड़ियों में एक बंदा अगर दफ्तर आ रहा है तो वो भी रोड पे बड़ा रश होता है, ट्रैफिक जाम होती है। उस सहूलत से अगर ये सहूलत आ जाएगी तो शहरी बड़े खुश होंगे, खासतौर पर जो दफ्तरी उमूर के जाने, फैक्ट्रियों में जाने वाले लोग इन बसों में सफ़र कर रहे मुस्तफीद होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आगाह करे थे पीपल्स बस सर्विस के हवाले से जिसका आगाज़ हुआ चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका एक मैकेनिज्म सामने आएगा, प्रॉपर बस स्टेशंस बनाए जाएंगे, टिकटिंग का एक निज़ाम होगा। महज बसें लाने से एक अच्छा इक़दाम है, इसको कतई तौर पे हम नहीं कह रहे कि अच्छा नहीं, अच्छा इक़दाम है, लेकिन अगर एक बेहतर मैकेनिज्म बन जाएगा, जैसे लाहौर के अंदर मौजूद है, इस्लामाबाद के अंदर है, मुल्तान के अंदर है, मेट्रो जैसा, और इवन ग्रीन लाइन एक अच्छी एग्जाम्पल है कराची के अंदर, तो उससे आवाम को फ़ायदा होगा। और दूसरा, आवाम से मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ पे आप पान नहीं फेंकेंगे, इनको गंदा नहीं करेंगे आप। एग्जैक्टली, खुद भी आप जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें कि अगर आपको सर्विस दी जा रही है, सहूलत दी जा रही है तो उसका ख्याल रखें। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ एक्सप्रेसो टैलेंट से मिलवाते हैं और बात करते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा, नस्ट के तलबा की। साइंस और इंजीनियरिंग के मैदान में हम मुख्तलिफ लोग आपके साथ मुतारिफ कराते रहते हैं। आलमी सतह पर इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इन तलबा को पहली बार फार्मूला इलेक्ट्रिक कार रेसिंग कार जो है वो बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। एक टीम पहले भी इस हवाले से हमारे शो में आई थी, आपको याद होगा। और फार्मूला रेसिंग कार का मुकाबला, इसके लिए वो आइंदा माह बरतानिया जाएंगे। इससे कबल ये कार बनाने वाली टीम रूस में होने वाले इस मुकाबले में हिस्सा ले चुकी है और इसने दूसरी पोजीशन भी हासिल की और ओबियसली पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। बिल्कुल, इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में 130 से ज़्यादा ममालिक की टीम्स हैं और 40,000 से ज़्यादा इसमें लोग मद्दे मुकाबल होंगे। इसी हवाले से हमारे आज की गेस्ट भी हैं। अनुषा अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी मेंबर हैं इस फार्मूला कार की। उसके अलावा आरिज दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अनुषा एंड आरिज एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो फार्मूला कार आप लोग चूँकि आइंदा में बरतानिया भी जा रहे हैं, लेकिन स्टिल इस टीम के अपने हवाले से कि आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं, अपना थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कर दें। तो ये जो प्रोजेक्ट है जी, ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर हैविंग अस। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, हम नस्ट फार्मूला स्टूडेंट टीम से हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंबशन व्हीकल्स है और इस साल हम जो है फार्मूला स्टूडेंट यूके टारगेट कर रहे हैं। हमारी वो टीम है जो बेसिकली हम डिफरेंट क्विजेस में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और वी आर द ओनली टीम दैट हैज़ बीन एबल टू कंप्लीट दोज क्विजेस। डिफरेंट क्विजेस होते हैं टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दीज कॉम्पिटिशंस। तो जर्मनी का क्विज होता है, ऑस्ट्रिया में क्विजेस होते हैं और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के क्विजेस होते हैं। एंड आफ्टर यू गो थ्रू दोज क्विजेज और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो और उस क्विजेज में भी अबाउट 200 से 300 टीम्स होती हैं, तो यू हैव टू आउट परफॉर्म देम इन द गिवन टाइम एंड विद योर गिवन नॉलेज और उसके बाद जो है यू कैन पार्टिसिपेट इन सच कॉम्पिटिशंस। तो वी आर द ओनली टीम फ्रॉम पाकिस्तान हु हैज़ बीन एबल टू क्लियर दोज क्विजेज। दिस ईयर हमने जर्मनी का भी क्लियर किया है, हमने ऑस्ट्रिया का भी क्लियर किया है, उसके अलावा FFUK भी हमने एम किया इस दफ़ा। अच्छा, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो ये भी बताइए कि ये तो आपने क्वालिफिकेशन का मरहला बता दिया, अब जब आप कंपटीशन के अंदर हैं तो कंपटीशन के क्या सेगमेंट्स हैं, कैसे आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एनालाइज किया जाएगा? और जैसे कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा रजिया के अंदर किया था, यू गाइस स्टूड सेकंड, तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स किए ये भी बताइए। पहले कैसे कैसे मुकाबला होगा एंड देन इंप्रूवमेंट्स क्या किए आपने? ओके, सो जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमारा प्रोडक्ट 19 में हम लोग लास्ट टाइम गए थे यूके। तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशंस किए हैं, जैसे कि हमने मास रिडक्शन किया है बहुत सारे एरियाज़ में, क्योंकि हमें कम वेट चाहिए होता है। जितना कम वेट होता है उतना हम परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने मास रिडक्शन किया है वेरियस एरियाज़ में। उसके अलावा जो मेजर चेंज है इस दफ़ा वो ये है कि हमने एक्सटेंसिव टेस्टिंग की है अपने प्रोडक्ट की। अबाउट 70 किलोमीटर जो है इट इज़ टेस्टेड। दैट मीन्स कि अगर उसमें कोई भी इश्यूज थे या उसमें कोई भी अगर मतलब वाइल परफॉर्मेंस के थोड़े से अगर इश्यूज थे तो वो हम रिजॉल्व कर चुके हैं। तो वी आर वेरी होपफुल फॉर द कंपटीशन कि वहाँ पे अगर स्क्रूटनियरिंग होती है ऑफ आवर प्रोडक्ट या इवन जो डायनामिक इवेंट्स है जहाँ पे गाड़ी चलेगी तो उसको हम मिमिक करके यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं। तो वी आर वेरी होपफुल कि वी विल बी एबल टू इंशाल्लाह। आरिज, आप भी अपने हवाले से बताइएगा कि इस टीम में आपका रोल क्या है, क्योंकि जिस तरह से अभी अनुषा भी बता रही थी कि आप लोगों की टीम में और भी मेंबर्स हैं, अपने रोल के हवाले से बताइए। और जो कंपटीशन में हमने बात की इसमें कुछ रूल्स एंड ऑब्वियसली रेगुलेशंस भी होंगे, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मेंबर्स हैं, उसको भी अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ। राइट, तो मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एट नस्ट और मैं नस्ट फार्मूला स्टूडेंट टीम में व्हीकल डायनामिक्स मेंबर हूँ और स्पेसिफिकली सस्पेंशन वगैरह की इंजीनियरिंग का बेसिकली मेरा काम है। जो कंपटीशन होता है वो इस तरह है कि आपकी टीम अपनी गाड़ी लेके वहाँ जाते हैं और उस रेस कार की पहले एक बहुत थरो इंस्पेक्शन होती है। अच्छा। वो इंस्पेक्शन जब क्लियर हो जाती है और उसके सारे केसेस क्लियर हो जाते हैं तब आपको ये परमिशन मिलती है कि आप एक्चुअल रेस ट्रैक पे जा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव पार्टिसिपेटेड ऑन द रेस ट्रैक इन द पास्ट एज वेल। हमारी गाड़ियाँ रेस ट्रैक तक पहुँच चुकी हैं, इंस्पेक्शन क्लियर कर चुकी हैं, रेसिंग कर चुकी हैं। तो वी आर कॉन्फिडेंट कि इस दफ़ा भी
हम इंस्पेक्शन क्लियर करेंगे और रेस करेंगे एक्चुअली इंशाल्लाह। इसमें अनुषा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या रही आपके लिए? क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए एक तो बजट्स अच्छे खासे चाहिए होते हैं, टाइम चाहिए होता है, फिर जो इंस्टीट्यूट का कॉन्फिडेंस होता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टू गेट देम थ्रू टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो आपको ये सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या रही आपके साथ इस पे? NUST has been very supportive और विदाउट जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विदाउट NUST सपोर्ट इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल, क्योंकि चाहे वो सपोर्ट नॉलेज में हो थ्रू द फैकल्टी या वो सपोर्ट इन फर्दर रिसोर्सेज हो इन बजट, तो NUST इज ऑलवेज देयर एंड इवन NUST is always there to connect us with sponsors as well. तो जो मेजर हमारा होता है वो स्पॉन्सर्स से ही आता है चंक of the money, and we have many people in the industry. We have many sponsors right now who have been supporting us. जैसे PSO, Descon, Minhad, these are some of the names that और इस दफ़ा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है कि आप, क्योंकि आपने बाकी मॉडल्स भी स्टडी किए होंगे, कंपैरिजन किया होगा और फिर खुद को तैयार किया होगा, तो ऐसा क्या है जो इस दफ़ा आपके प्रोडक्ट को बेहतर बना रहा है, डिफरेंट बना रहा है, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि आप बेहतर करोगे, आपका प्रोडक्ट बेहतर करेगा इस बड़े कंपटीशन के अंदर? इट्स बेसिकली द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्योंकि वो टेस्टेड है एज आई सेड बिफोर, तो वो रिलायबल है। तो जो उसके ब्रेकेजेस के चांसेस हैं या ये चांसेस हैं कि वो स्क्रूटनेरिंग, जैसे अभी आरिज ने मेंशन किया कि स्क्रूटनेरिंग का फेज है जिसमें डिफरेंट स्क्रूटनेरिंग होगी, वो टेल टेस्ट है, ब्रेक टेस्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं और अकॉर्डिंग टू द रूल बुक भी आपके चेक हो रही होती है व्हीकल, तो वो हम सब यहाँ पे मिमिक कर चुके हैं, हम सारे वो टेस्ट यहाँ पे कर चुके हैं। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि क्योंकि हम यहाँ कर चुके हैं तो हमें वहाँ पे भी जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दैट वोंट बी द फर्स्ट टाइम फॉर अस। ओके, लवली लवली, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक अनुषा एंड आरिज। एंड पे कोई मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप ही की तरह जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फार्मूला कार रेसिंग के हवाले से उनका एक पैशन होगा, उसको परसू करना चाहते होंगे, कुछ कहना चाहें? तो बेसिकली ये एक ऐसा पैशन है दैट एवरीवन शुड गो फॉर इट एंड एवरीवन शुड परस्यू इट, और जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं या जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, आई होप कि दे सपोर्ट दो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक ऐसा पैशन है और एक ऐसा कल्चर है फार्मूला स्टूडेंट का दैट इज ग्रोइंग नाउ, और ये पैशन जब ग्रो करेगा तो इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू इन पाकिस्तान एज वेल, कि यहाँ पे जो है डिफरेंट टैलेंट जो है वो क्रिएट होगा। कार मैंने फार्मूला कार का जो आप कह रही हैं, इसके हवाले से कोई फ्यूचर देखती है पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सपोर्टिव प्रोडक्ट्स या कुछ इस तरीके से आप देखती हैं कुछ? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स हैं हु आर रियली डूइंग वेरी वेल इन दिस एरिया, लेकिन जो इशू आता है वो यूजुअली ये आता है कि यहाँ पे उस तरह की इंडस्ट्री में उस तरह की सपोर्ट नहीं है या उस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं हो रही है। तो अभी डिफरेंट कंपनीज भी आना स्टार्ट हुई हैं इनटू पाकिस्तान, तो जैसे जैसे ये ट्रेंड ग्रो कर रहा है पाकिस्तान में डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती है व्हीकल्स की, एंड इफ वी कैन ब्रिंग FS इनटू पाकिस्तान, द फार्मूला स्टूडेंट इवेंट इनटू पाकिस्तान, तो यहाँ पे और ज़्यादा चांसेस हैं कि इंजीनियर्स विल बी एबल टू शोकेस देयर टैलेंट। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच अनुषा एंड आरिज, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। विश यू वेरी बेस्ट। आप लोग अगले महीने जा रहे हैं UK और वहाँ पर आप लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं पाकिस्तान को, तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अनुषा और आरिज हमारे साथ मौजूद थे, फार्मूला कार रेसिंग के जो चैंपियंस है और जिसको प्रोजेक्ट को पेश करने वाले हैं, उस हवाले से बात करें। बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि स्टूडेंट फार्मूला को पाकिस्तान लाया जाए, ये इवेंट अगर पाकिस्तान लाने की कोशिश की जाए, आई थिंक NUST कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और उसके साथ साथ अगर इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हो तो ये इवेंट पाकिस्तान में आ सकता है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम बात करते हैं हामिद अली बेला साहब की, जो कि मारूफ फोक सिंगर है और जिनकी एनिवर्सरी है। बहुत अरसे तक फोक और सूफ़ी सिंगर को उन्होंने सर्व किया, सूफ़ी म्यूज़िक उन्होंने सर्व किया बतौर सिंगर, और कमाल काम किया जब तक वो गाते रहे, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न पर उनके शोज़ को बहुत शौक़ से देखा जाता है। तो 1968 में
पहला फिल्मी गीत उनका मंजर आम पर आया और उसके बाद कामयाबी की मनाजिल उन्होंने तय की। बहुत शानदार सूफ़ी सिंगर थे, बहुत शानदार फोक सिंगर थे, इसीलिए जो उनका नाम और उनका काम है आज भी उसको याद किया जाता है। सो हमने भी कहा कि उनकी 21वीं बरसी के मौके पर आज हम उन्हें याद करें। और इसके साथ ही शो का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।